हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले बोहर एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चंस। बहुत ही हाई क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बोहर एटॉमिक मॉडल को, बोहर ने क्या क्या अपनी बात कही थी। हमने लास्ट लेक्चर में उन बातों को देखा था और फार्मूलाज देखे थे जो जिससे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही हाई क्वेश्चन है, आपकी इससे माइंडसेट और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बोहर एटॉमिक मॉडल को लेकर के। सो आपकी स्क्रीन पे, हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर, देन रेडियस ऑफ थर्ड एनर्जी स्टेट ऑफ लिथियम आयन वुड बी। तो आपको दिया है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट मतलब 0.529, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। शेल नंबर 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, एन स्क्वायर बाय जेड होता है फॉर्मूला, एन स्क्वायर बाय जेड। तो एन की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन एटम के लिए ये भी 1 हो जाएगी। तो आपका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या आ रहा है, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग आती है ये वैल्यू। और यही वैल्यू आपको कितनी दी है, आर करके दी हुई है, ठीक है। और अब आपको पूछा है थर्ड एनर्जी स्टेट में, मतलब एन इक्वल टू 3 दिया है और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है जेड, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम थर्ड होता है आपका। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम लोग तो रेडियस ऑफ लिथियम आयन क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाय 3। तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 है, तो 3 3 से आएगा यहाँ पे 3। और 0.529 की वैल्यू हमने आर निकाली है, तो रेडियस ऑफ लिथियम क्या आ गया आपका, 3R आ गया क्या आपका। तो ये रेडियस के बेस के क्वेश्चन है। आपको एक स्टेट में दिया होगा कुछ वैल्यू, आपको दूसरे एटम का पूछा होगा कोई दूसरे एनर्जी शेल में, ठीक है। एक ये पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब इसी को एनर्जी से रिलेट करके देखते हैं क्वेश्चन को। आपको क्या दिया है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम आयन इज -xj। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है ये, पर यहाँ पे आपको जूल में दिया है। पर वो करने वाली बात नहीं, बिकॉज आपको ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन दिया है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम आयन -x जूल, देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल टू 2 स्टेट फॉर बेरिलियम आयन, मतलब x को हम लोग को बेरिलियम आयन के टर्म्स में बताना है। तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टर्म आएगा ही नहीं, आप इसमें कंपेरिजन हो रहा है आपका एनर्जी का। सो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, एनर्जी आपको दी है हीलियम आयन की, हीलियम पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको दी है -x जूल, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 1 है, हीलियम का ये 2 होता है। तो यहाँ मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। तो दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल दूँ तो दोनों मिल जाएगी आपको। जैसे एनर्जी ऑफ हीलियम में क्या लिखूँगा, अपॉन एनर्जी ऑफ कौन सा, बेरिलियम का निकालना है अपन को, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ हीलियम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट मतलब 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बेरिलियम का, यहाँ से जेड लिखेंगे ना, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है इसकी, बेरिलियम की एन इक्वल टू 2, सो 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा आपका 16, 4 1 जा 4 4 जा, तो ये भी कट गया। तो आपकी एनर्जी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जा रही है ना, इनका रेशियो 1 आ रहा है, मतलब आपकी बेरिलियम की भी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3, वो भी आपकी -x जूल आनी चाहिए आपकी एनर्जी। तो ये आपका आंसर है। सेम रेडियस वाले पैटर्न का ही क्वेश्चन है आपका, आप इसको सब्स्टिट्यूट करके करो या तो उसका रेशियो निकाल लो, है ना। आपका वेरिएबल्स क्या है, जेड और एन में वेरिएबल होंगे, ये कॉमन टर्म्स जो कांस्टेंट है, ये तो आपका रेशियो निकालोगे तो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है। कोई ऐसे अगर आपने क्वेश्चन बना लिया, आपके PYQ आप सॉल्व करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, बहुत जल्दी और बहुत हाई एक्यूरेसी के से कर पा रहे हो, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, देखिएगा। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट,
if the difference in the radius RF minus RI final minus initial is 7 times the Bohr radius. Bohr radius क्या होता है? हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का रेडियस को बोहर रेडियस बोलता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो बोहर रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मतलब 0.529, एन की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो मतलब 0.529 की वैल्यू ही आपकी बोहर रेडियस होती है, जिसको मैं ए नॉट बोलते हैं डिनोट करने का। तो आपको बोल रहा है वो 7 टाइम्स ऑफ बोहर रेडियस है, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल का जो डिफरेंस है रेडियस का, कोई भी एक ट्रांजिशन में, यहाँ से 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 या 3 से 1, इन ट्रांजिशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 7 टाइम्स है बोहर के रेडियस का। ऐसे ही वो बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? द बोहर रेडियस देन आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। कौन सी ट्रांजिशन आपको फाइंड आउट करनी है? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई nth ऑर्बिट के लिए 0.529 को मैं लिख सकता हूँ बोहर रेडियस मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड। जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम का निकालना है ट्रांजिशन हमको, तो ये तो सेम है। एन का वैल्यू में डिफरेंस है, तो यहाँ पे आर फाइनल में लिख लेता हूँ n2। सो ए नॉट n2 का स्क्वायर बाय जेड माइनस ए नॉट n2 का स्क्वायर बाय जेड। ये तो 1 हो जाएगा, सॉरी ये n1 हो जाएगा ना, n2 से n1 कुछ ट्रांजिशन कर रहा होगा, इक्वल टू 7 ए नॉट। ए नॉट यहाँ से कैंसिल होगा, ये तो 1 हो गया। तो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आपका इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो देखो किस में हो रहा है, 4 4 ज़ा 16 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 16 माइनस 1 आपका आ रहा है 15, तो लेकिन आपका 7 आना चाहिए। 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4, 16 माइनस 4 नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, ये वैल्यू जो आती है 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ ये तो 7 आ रही है वैल्यू। मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया? 4 से 3 में आ रहा है ट्रांजिशन आपका। एक ये अच्छा पैटर्न क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द सेपरेशन एनर्जी? सेपरेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। व्हाट इज़ द सेपरेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर बेरिलियम +3 इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3। एक्साइटेड स्टेट एक ज़्यादा कर दो तो सेल नंबर बन जाता है, जैसे ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो एक्साइटेड स्टेट में एक बढ़ा दो तो वैल्यू आपकी शेल नंबर आ जाती है। यहाँ पे ये शेल नंबर 1 नहीं दिया, बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, बट एक्साइटेड स्टेट मतलब एक कम होता है सेल नंबर से, उसमें आप एक बढ़ाओगे एक्साइटेड स्टेट में वैल्यू तो आपका शेल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ एनर्जी इन एन ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट दिया आपको? सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है उसका नेगेटिव होगी वैल्यू। तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हमको। मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड क्या है आपका? बेरिलियम का 4 का स्क्वायर 16 बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4। तो इसकी वैल्यू आपकी जो आएगी समथिंग 54 समथिंग आएगी, है ना। अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ, -54 समथिंग आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर लेना। इतनी आपकी एनर्जी रहेगी उस n इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन की, है ना, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन की, बेरिलियम है ना पॉजिटिव की। तो आपकी सेपरेशन एनर्जी, इतनी ही एनर्जी आपको लगेगी सेपरेट करने के लिए, तो -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आ गया +54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सेपरेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी से सिमिलर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ये भी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा सा। हाउ डू द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इन एन एटम वेरी फ्रॉम लो टू हाई एन वैल्यूज? ऑल एनर्जी गैप सेम रहते हैं, एनर्जी गैप increases with increase n, energy gap decreases with decrease n. So लास्ट लेक्चर में जहाँ हम लोग रीडबर्ग फार्मूला ये सब डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने एनर्जी गैप को डिस्कस किया था। हमने बोला था जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका जो एनर्जी गैप है वो कम होते रहता है, एनर्जी गैप है वो कम होते रहता है। ये 1 शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये 4th शेल है, 5th है, 6th है। तो फर्स्ट से सेकेंड का जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज़्यादा है,
सेकेंड से थर्ड का थोड़ा कम हो गया, फोर्थ से फिफ्थ का थोड़ा और कम हो गया, फिफ्थ से सिक्स का और कम हो गया, सिक्स से सेवन का और कम हो जाएगा। तो ऊपर जाते जाते मतलब एन आपका इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसके बाद हमको ग्राफ बोला है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ई वर्सेस जेड। तो एनर्जी कैसे रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के रिलेटेड में है। मतलब एनर्जी अगर आप जेड बढ़ाते हो, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपका क्या हो रहा है, ई वर्सेस जेड का, तो आपका एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, है ना। पर बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है आपकी, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रही है। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ई वर्सेस जेड का ग्राफ है, ई वर्सेस जेड का ग्राफ है। तो अगर आप जेड बढ़ा रहे हो तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी लेकिन जो है वो वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज़ होगी। तो नेगेटिव में इंक्रीज़ होगी तो ऐसे ग्राफ होता है। ये आपका y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये ऐसा वाला, ये तो स्ट्रेट लाइन का है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर यहाँ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता, तो आपका ये वाला पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती, ये ऑप्शन होता, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे एन है, जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, आप एटम से दूर जा रहे हो, आपका शेल नंबर बढ़ रहा है, आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो आपका एन इंक्रीज़ होता है तो आपकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी एनर्जी जो है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ने लगती है। क्यों, बट यहाँ पे तो हम लोग एन बढ़ा रहे हैं तो ये कम होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू आपकी नेगेटिव में कम होती है। ये आप बढ़ाओगे तो आप वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी कम होगी, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, उसका मतलब क्या है, बढ़ना, है ना। उसका मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो जैसे जैसे आप बाहर जाते हो आपकी एनर्जी बढ़ती है। ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो स्केल जैसे 0 1 2 3, ये -1, ये -2, ये आपका -3, ये -4। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2 में कौन बड़ा है तो आप मुझे आंसर करोगे 2 बड़ा है सर, हाँ 2 बड़ा है। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं -1 और -2 में कौन बड़ा है, सर -1 और -2 में -1 बड़ा है ना। और -3 और -2 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। तो जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती है वो और छोटी होती जाती है। इस तरफ राइट साइड जाता है तो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, लेफ्ट साइड जाता है तो वैल्यू छोटी होती जाती है। जीरो के इधर नेगेटिव हो जाता है, जीरो के इधर पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव में कोई वैल्यू जितनी बड़ी होती है वैल्यू उतनी छोटी होती है, और जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो अगर हम लोग एन बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी कम होगी, लेकिन नेगेटिव में कम हो रही है तो मतलब आपकी एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आई गेस आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम्स में, और बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बोर्ड्स क्लास 11 में आप दोगे पेपर तो उसमें भी आपके आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये बहुत ही हाई क्वेश्चन है। अगर आपको और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करने तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं और ऐसा क्वेश्चन सेट लेके आ जाऊँगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए, ऑल द बेस्ट।